अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, आज जो हम आपका चैप्टर था क्रोमोसोम एंड डीएनए का, उसको जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद जो हमने पहले कवर किया था जीन एक्सप्रेशन का, इससे पहले हमने टॉपिक कवर किया था। तो अब हमारे पास जो टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है जीन एंड जेनेटिक कोड। तो बच्चा, अगर हम जीन और जेनेटिक कोड्स की बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैंने आपने हमारे प्रीवियस चैप्टर में भी जीन के बारे में समझा था, तो अगर हम वापस उस ही की थोड़ी-सी डेफ़िनेशन को लेके चलते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है, जो हमारे पास जितने बायोलॉजिस्ट गुज़रे हैं, उन्होंने जो हमें समझाने की कोशिश की है। एक तो हमें उन्होंने फ़िलॉसॉफ़िकल तरीके से बताने की कोशिश की कि जीन इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल, कि जीन क्या है हमारे पास, एक बच्चों बेसिक हेरिडेटरी मटेरियल है। और मोर स्पेसिफ़िकली अगर हम यही बात हमारे इन द टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर करते हैं, तो उसमें हमें पता ही क्या चलता है कि बच्चों, जो आपकी जो डेफ़िनेशन बनती है जीन की, किसकी? जीन की या जेनेटिक कोड की, तो वो बनती क्या है कि जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन द इन्फॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस, यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है आपकी जीन के अंदर, जो क्या काम करती है, आपकी प्रोटीन की सिंथेसाइज़ करवाती है। एक बात आप अपने ध्यान में ये रखें कि जितनी भी प्रोटीन्स होते हैं, उनमें बहुत सारी टाइप्स होती है, बहुत सारी क्लास होती है, और इसी तरीके से उनकी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हमारी बॉडी पूरी की पूरी प्रोटीन के ऊपर बनी है। हमारे पास जो हार्मोन्स है बहुत सारे, वो प्रोटीन के हैं। हमारे जो चैनल्स के ऊपर या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है, वो बहुत सारे प्रोटीन्स हैं हमारे पास। हमारे जो इम्यून सिस्टम है, वो पूरा पूरा प्रोटीन के ऊपर टिका हुआ है। अगर प्रोटीन ना होते तो हमारी बॉडी कोई सा भी काम नहीं परफॉर्म कर सकती। तो इस वजह से हम कहते ही हैं कि अगर हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट चेक करना, तो हमारी जीन्स चेक कर ली जाए, तो हमें पूरा पूरा निज़ाम समझ में आ जाएगा कि हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करेगी फ्यूचर के अंदर। तो इस बच्चों, इस स्टडी को जो हम करते हैं, स्टोरेज ऑफ ह्यूमन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो इसको हम जेनोमिक्स कहते हैं, और ये जेनेटिक की फील्ड है बच्चों। तो मोर स्पेसिफिकली, तो बहुत सारे इसी तरीके से साइंटिस्ट गुजरे, उन्होंने ये भी बताया कि जो आपका डेड सेगमेंट जो होता है, जिसके पास आपकी डीएनए की, जीन की जो कि इन्फॉर्मेशन होती है, और वो जो सेगमेंट है आपका, जीन इज़ अ सेगमेंट, जो कि मैंने आपको बताया अभी। तो बच्चों, दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज़ मेड अप ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किसका बना हुआ होता है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस का बना हुआ होता है वो सेगमेंट, विच कंसिस्ट नाइट्रोजनस बेस इन डिफरेंट अरेंजमेंट। अच्छा बच्चों, डिफरेंट अरेंजमेंट से इधर मुराद क्या आती है? हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट होती है हर एक डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए। मैं मिसाल के तौर पे एक अमीनो एसिड की मिसाल ले लूँ कि हमारे पास एक अमीनो एसिड है बच्चों। क्या है वो अमीनो एसिड? आर्जिनिन है। बच्चों, आर्जिनिन ये एक अमीनो एसिड है। तो बच्चों, ये आर्जिनिन की जो रिपीटिशन होती है, रिपीटिशन होगी ए, तो दैट इज़ अ सीक्वेंस, एंड दैट सीक्वेंस इज़ प्रोवाइडेड बाय बच्चों योर डीएनए। और डीएनए के पास भी तो एक बच्चों सीक्वेंस होता है, जो कि आपका किससे बना हुआ होता है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। तो बच्चों, दैट न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट टू सेल, कि भाई आपने ये आप जो प्रोटीन बनाने जाएंगे सेल के लिए, उसके बाद जो सीक्वेंस होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए। अच्छा, उसकी लेंथ कितनी होगी ये भी आपकी जीन डीएनए बताएगा, क्योंकि हर एक प्रोटीन के लिए पर्टिकुलर लेंथ ऑफ सीक्वेंस होती है, फिर उसकी फोल्डिंग होती है, फिर जाके प्रोटीन बनता है, वो भी आपका सेल बताता है। और कौन से अमीनो एसिड आएंगे उन सीक्वेंस में, ये भी आपका डीएनए का सीक्वेंस ही बताता है किसको। जो भी आपका जीन अपना ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, उसके अंदर वो भी हम पढ़ेंगे। इसी के बाद हमारा वही टॉपिक है, तो आने वाले लेक्चरों में इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, इसी तरीके से मैंने आपको कुछ एग्जांपल देने की कोशिश की है, कुछ ड्रॉ करके, कि ताकि आप इस बात को समझें, एब्जॉर्ब करें। वो कैसे बच्चों? ये आप देख रहे हैं हमारे पास सीक्वेंस है अलग अलग तरीके से, इसको मैंने ग्रीन तरीके से हाईलाइट किया है। तो बच्चों, डेट इज़ अ जीन्स। अभी जीन किसी भी चीज़ की हो सकती है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बनाई है, और ये हमारे पास स्टैंड है सिर्फ इस बात को वाज़ेह करने के लिए कि हमारे पास जो जीन्स होती हैं, वो बनी हुई किससे होती है बच्चों? सीक्वेंस ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड। तो इस बात को आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। तो अब इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हुए इसी बात को समझते हैं कि दैट जीन और सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस वर्क्स एज अ कोड्स फॉर द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन। यानी कि अब इधर आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये जो जीन है बच्चों, ये काम क्या करती है? एज अ कोड्स के तौर पे काम करती है, जो कि सीक्वेंस है किसका? नाइट्रोजनस बेस का। और कौन से सीक्वेंस के लिए, किन के लिए काम करती है बच्चों? अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस बताती है, जो प्रोटीन सिंथेसाइज में बहुत ज़्यादा अहम अपना किरदार अदा करते हैं। तो ये बात तो अब आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो चुकी है कि व्हाट इज़ जीन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जीन, व्हाट इज़ अ सीक्वेंस, व्हाट इज़ नाइट्रोजीनियस सीक्वेंस इन द जीन। तो ये बातें आपको पूरी पूरी समझ में आ चुकी हैं। इनमें जो नोट करने वाली बातें हैं वो ये हैं कि अगर आपके पास पेन और पेपर है, तो आप ये भी नोट कर सकते हैं कि जो सेल होते हैं, सेल को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वो 3 वेज़ के अंदर दी जाती है। इनको सेल को डीएनए की तरफ से सबसे पहले वो बताता क्या है कि भाई
आपने करना क्या है कि आपने इंस्ट्रक्ट करना है अबाउट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, और लेंथ के बारे में क्या करता है वो, लेंथ के बारे में इंस्ट्रक्ट करता है। और तीसरा जो हमारे पास आता है वो हम इधर लिख देते हैं। तीसरा जो हमारे पास जो इंस्ट्रक्ट करता है सेल को, वो करता है कि ये जो सीक्वेंस है कितना लंबा होगा ये भी होगा, और क्या होगा उस सीक्वेंस के बारे में बताएगा। दूसरा कौन कौन सी अरेंजमेंट होंगी अमीनो एसिड की, कहाँ कहाँ पर अरेंजमेंट आएंगी, यानी कि मैं मिसाल के तौर पर बोलूँ आर्जिनिन आ गया, फिर आर्जिनिन आ गया, फिर मिथायोनिन आ गया। तो डेट अरेंजमेंट इज ऑल्सो गिवन बाय द योर DNA। अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड भी कौन देता है, ये आपका DNA ही देता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आपके इससे पहले बात को समझा कि जीन्स का एक्चुअली मकसद क्या है, कि जीन्स होती क्यों हैं। तो आपको समझ में आ गया कि DNA कुछ कमांड्स देता है सेल को फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं जेनेटिक कोड्स को समझने के लिए, एक्चुअली जेनेटिक कोड्स क्या होता है, जीन तो आप समझ चुके हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको इस बात पे इन्फ्लुएंस डाला था, समझाने की कोशिश ये की थी कि एक्चुअली जीन क्या होती है। इसमें भी अब आपकी बात क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है जेनेटिक कोड की। हमने जीन को समझा, अब जेनेटिक कोड होता क्या है तो उसकी डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी है, तो इसको ज़रूर पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। देखिए, द जेनेटिक कोड इज़ अ सेट और रूल्स बाय विच इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक कोड एक रूल है, सेट है, जिसमें ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इनकोडेड है किसमें, आपके DNA में, जो ट्रांसलेट होती है, इज ट्रांसलेटेड इन प्रोटीन बाय लिविंग सेल। बच्चों, डेट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड बच्चों जेनेटिक कोड, सही है। और वो किस में रखी है बच्चों, वो DNA में रखी हुई है। अब हर एक जेनेटिक जीन्स के पास बच्चों जेनेटिक कोड्स होते हैं। क्या होते हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं, बहुत सारे जेनेटिक कोड्स होते हैं। तो ये बात तो अब आप क्लियर हो गई कि एक्चुअली जेनेटिक कोड्स को डिफाइन करना चाहें तो हम किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, और यह आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं, इट्स एप्लीकेबल। अब इसी तरीके से बच्चों, हमें जेनेटिक कोड को समझना है, तो मैंने बच्चों आपको मीनिंगफुल वे में समझाने की कोशिश करनी है। एक्चुअली अगर हम देखना चाहें तो जेनेटिक कोड है कैसा, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, यानी कि अगर हम 3 लेटर्स को मिला दें तो ट्रिपलेट हो जाता है, जिसका मतलब होता है ईच 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कंटेन इन इट, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोडोन बोलते हैं। यानी कि एक जेनेटिक कोड में बच्चों 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, जिसकी वजह से हम उसे ट्रिपलेट कहते हैं। और फिर जब वो ट्रिपलेट कंबाइन हो जाते हैं फिर उसको हम कोडोन कहते हैं। यानी कि अब हम उन्हें ट्रिपलेट नहीं कह रहे, इसलिए अब हमने पर्टिकुलर वर्ड आपकी बुक ने इस्तेमाल किया बच्चों कोडोन का। तो ये बात भी अब आपको बहुत ज़्यादा समझनी ज़रूरी थी, एक्चुअली कोडोन क्यों कहते हैं हम इसे। इधर आपकी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से बच्चों, मैंने उन ट्रिपलेट्स की एग्जाम्पल दी है आपको, जैसे कि UUC, यूरेसिल एंड साइटोसिन। बच्चों, दैट इज एक्चुअली योर कोडोन एंड जेनेटिक कोड। हर एक कोड बच्चों, हर एक अमीनो एसिड को क्या करता है बच्चों, क्या करता है, सिग्नल देता है सेल के अंदर। अब बच्चों, अब इधर कहता है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द DNA एंड RNA। बच्चों, देयर आर कितने टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बच्चों, 4 टाइप के होते हैं। देखिए बच्चों, DNA में हमें पता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन होता है। इसके बरक्स अगर हम आपके RNA में देखते हैं बच्चों, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाया जाता है किसकी जगह पे बच्चों, थायमिन की जगह पे। किसकी जगह बच्चों, थायमिन की जगह पे। अब ये बात भी अब आपकी क्लियर हो गई, एक्चुअली कोड किसे कहते हैं, ट्रिपलेट किसे कहते हैं, कोडोन किसे कहते हैं, और टाइप्स और RNA और DNA में क्या फ़र्क है, ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई, और आप मीनिंगफुल वे के अंदर ये सारी बात समझ चुके हैं कि एक्चुअली आपका जेनेटिक कोड है क्या। इसी तरीके से बच्चों, मील भाई अब हमें पता है कि देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, यानी कि हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं विच फॉर्म्स प्रोटीन, जो कि आपके प्रोटीन्स बनाते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इन्हीं 4 टाइप से अगर हम रिपीटिंग कॉम्बिनेशंस बनाएं तो वी कैन क्रिएट ओनली 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो हम बच्चों सिर्फ 16 के लगभग ही कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अब बच्चों यही बात सोचें, अब अगर हमारे पास बच्चों 16 के लगभग कोडोन्स होंगे तो 16 कोडोन तो काफ़ी, इज़ नॉट इनफ बच्चों, इज़ नॉट इनफ। क्या है, इज़ नॉट इनफ फॉर द सिंथेसाइज, इसकी बच्चों फॉर द सिंथेसाइज ऑफ 20 अमीनो एसिड। तो बच्चों ये बात बड़ी समझने की थी। तो इस वजह से तो कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया बच्चों, अपना हाइपोथेसिस दिया 64 कोडोन्स का। तो अब हम उसको समझते हैं बच्चों। अब हुआ क्या कि 1961 के अंदर फ्रांसिस क्रिक और उनके साथ 3 लोग और थे काम करने वाले, उन्होंने हाइपोथेसाइज किया
64 कॉम्बिनेशंस ऑफ कोडोन को। उसकी इमेज आपको दिख भी रही होगी। आप ऊपर अगर आप हेडिंग की तरफ देखें तो इधर भी इन्होंने 4 न्यूक्लियोटाइड लगाए हुए हैं, और अगर साइड में देखते हैं उधर भी इन्होंने 4 सेपरेट न्यूक्लियोटाइड लगाए हुए हैं। अगर आप उसके बराबर में देखते हैं बिल्कुल आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इधर भी आपको दिख रहे होंगे कि इधर भी इन्होंने बिल्कुल कितने लगाए हुए हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड, और फिर बीच में इन्होंने आपको टेबल्स दिए हुए हैं। इन टेबल्स में आप देखते हैं कि बच्चों हर एक आपके पास जो कोडोन है वो क्या कर रहा है, स्पेसिफिक आपका अमीनो एसिड के लिए है। अब ये बात भी आप समझ लें कि एक अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे कोड्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बहुत सारे कोड्स भी हो सकते हैं। तो बच्चों इन्हीं आउट ऑफ 16 आपके जो कोडोन्स थे उनमें कुछ स्टॉप कोडोन्स होते हैं, कुछ स्टार्ट कोडोन्स होते हैं। तो अब अभी हम उनकी भी एग्जांपल्स लेंगे जो कि आपको क्लियरिफाई करेंगे कि कौन से स्टार्ट एंड स्टॉप कोडोन होते हैं। बच्चों स्टॉप कोडोन वो होते हैं जो कि आपका प्रोटीन सिंथेसाइज का प्रोसेस को क्या करते हैं बच्चों, स्टॉप कर दें, और स्टार्ट कोडोन वो होते हैं जो कि आपके प्रोटीन सिंथेसाइज को इनिशिएट करवाएं। तो बच्चों ये बात अब आपको समझ में आ चुकी है। तो इसी तरीके से बच्चों जब ये कोडोन्स होते हैं तो इन्फॉर्मेशन फॉर द अमीनो एसिड जो होती है बच्चों वो आपके एमआरएनए में पाई जाती है। इसमें पाई जाती है बच्चों एमआरएनए में। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मुझे लगता है आपको याद होनी चाहिए। इन दिस फॉर्म बच्चों किस फॉर्म में होती है एमआरएनए में? ट्रिपलेट के फॉर्म में होती है। ये बात भी अब आपको पता होनी चाहिए। उस ट्रिपलेट को बच्चों हम क्या कहते हैं? कोडोन कहते हैं, विच इज इनकोडेड बाय डीएनए इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इस बात को भी आपने याद रखना है कि एमआरएनए बच्चों कब बनता है? जब एमआरएनए जब क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए में बच्चे कोडोन पाए जाते हैं जो क्या डिसाइड करते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड कौन से सीक्वेंस में आएगा प्रोटीन की सिंथेसाइज के अंदर। तो ये बात अब आपको क्लियर हो गई। तो बच्चों अब मैं आपको बताता हूँ स्टॉप एंड स्टार्ट कोडोन का। तो बच्चों इधर बात दिखिए कि आउट ऑफ 64 कोडोन 61 कोडोन्स इन्वॉल्व इन द कोडिंग ऑफ अमीनो एसिड के, यानी कि जो आपके 61 कोडोन्स है ना बच्चों, दैट इज एमसीक्यू फॉर यू गाइस। सो आप इसको याद रखें अपने दिमाग में। तो बच्चों जो कोडिंग ऑफ जो 61 अमीनो एसिड होते हैं बच्चों आपकी कोडिंग में इन्वॉल्व हुए होते हैं, और रेस्ट ऑफ 3 कोडोन्स वर्क एज एन स्टॉप कोडोन्स। और जो बाकी कोडोन्स होते हैं बच्चों किस तरीके पे काम करते हैं, आपके स्टॉप कोडोन्स में काम करते हैं। और जो स्टॉप कोडोन्स होते हैं बच्चों क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं आपका पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, जिसको हम प्रोटीन सिंथेसाइज भी कहते हैं बच्चों। ये बात भी आपको इजीली क्लियर हो चुकी है। तो बच्चों कुछ एग्जांपल्स है, मेरे ख्याल से इसको आपको समझना ज़रूर चाहिए, तो आप इसको ज़रूर समझें कि ये हमारे पास ये स्टॉप कोडोन्स है। आप याद रखें आपके बोर्ड के एमसीक्यूज़ के अंदर बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड्स एमसीक्यूज़ कह सकता हूँ मैं ये आपके क्या कौन से एमसीक्यूज़ है, बोर्ड्स के एमसीक्यूज़ है, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर एज इट इज़ ये आपके लिए लाइन रख देते हैं। ये कोई इतने कॉन्सेप्चुअल नहीं होते। और अभी आपकी जो न्यू बुक है मुझे मेरे ख्याल से तो नहीं लगता इसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट वाले एमसीक्यूज़ आएंगे, ज़्यादातर आपकी बुकों की लाइनिंग ही आएंगी। तो ये मेरी सजेशन है, आप इसको ज़रूर अमल करें तो आपके अच्छे स्कोर बनेंगे, क्योंकि 20 नंबर से 15 नंबर का आपका एमसीक्यूज़ का पेपर होता है जो कि बहुत इंपैक्ट डालता है आपके टोटल मार्क्स के ऊपर ऑफ योर इंटरमीडिएट। तो बच्चों अब हम समझते हैं कि ये कोर्स काम किस तरीके से करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपकी बुक ने भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, तो मैंने आपकी ही बुक से लेके इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से ये आपके कोड्स काम कर रहे हैं जेनेटिक की। बच्चों डीएनए सीक्वेंस, जिससे कि मैंने आपको बताया था कि डीएनए का सीक्वेंस है हमारे पास, ये सारे डीएनए के सीक्वेंस हैं। और हर एक डीएनए का सीक्वेंस बच्चों क्या होता है, जब डीएनए का सीक्वेंस होता है तो बच्चों एक प्रोसेस चलता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जिसके नतीजे में बच्चों हमारे पास क्या बनता है, एमआरएनए। बच्चों एमआरएनए के पास क्या होता है बच्चों, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। एमआरएनए और आरएनए में फ़र्क मैंने आपको बता चुका हूँ कि इनके पास यूरेसिल का फ़र्क होता है, किसके पास, आरएनए में थायमिन की जगह। हालांकि आपके डीएनए में थायमिन पाया जाता है, लेकिन हालांकि आपके एमआरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता। बच्चों यूरेसिल तो आ गया अब आपके पास। तो बच्चों अब क्या होता है, ये जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस है बच्चों, डेट इज एक्चुअली कोडोन्स। क्या है ये आपके कोडोन्स हैं। अब बच्चों ये कोडोन कहाँ जा रहे हैं, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जा रहे हैं। जब ट्रांसलेशन में गए एमआरएनए सीक्वेंस ट्रांसलेट into amino acids like a UAC translate serine, AUG translate methionine, and GGC translate glycine, and CUA is translate your lysine, and AGU again translate serine। बच्चों अब ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि एक अलग कोड है, ये अलग कोडोन अलग है, ये अलग कोडोन अलग है, लेकिन दोनों अलग अलग कोड्स भी सिंगल अमीनो एसिड को ट्रांसलेट कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। इस नतीजे में बच्चों आपके कोड्स काम करते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड की चेन फॉर्म करवाते हैं। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो यार आप काइंडली इसको लाइक करो मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि हमारा चैनल इंक्रीज़ हो और इससे क्वालिटी कंटेंट सबके पास भी पहुँचे। तो आप तब तक पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। हम आपसे मिलते हैं हमारे आने वाली वीडियो में, जिसमें हम हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को भी पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन को भी पढ़ेंगे। तब तक आप रहिए मोटिवेट। अल्लाह हाफिज़।